हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु। इलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर के आया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनको एक्सप्लेन करके या उन पर जो फर्दर क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के साथ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज आपके लिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में लेकर के आया हूँ। तो आप इसको सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और आपके लिए बना बना करके लेकर के आता रहूँ। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसा कि हम जानते हैं, अपने आप में एक 3 टर्मिनल डिवाइस है और ये 3 टर्मिनल इसके होते हैं। पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक होता है हमारा आउटपुट टर्मिनल। इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज हम V2 लेते हैं, नॉन इन्वर्टिंग पर V1 और आउटपुट वोल्टेज VO को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं A टाइम्स डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं A टाइम्स V1 माइनस V2। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती है इनफाइनाइट गेन। हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमें जो गेन प्रदान करे या जो गेन हमें इससे मिले, इस ए का मान, गेन मीन्स ए, और इस ए का मान मुझे अनंत मिले। अब यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि हमें इनफाइनाइट गेन की क्यों आवश्यकता है और क्या इनफाइनाइट गेन वाकई में अचीव किया जा सकता है। तो देखिए, इनफाइनाइट गेन हमें कभी नहीं मिल सकता और ये एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। तो आइडियल तो हम कभी भी वैसे भी अचीव नहीं कर सकते, फिर भी हम यहाँ पर इनफाइनाइट गेन क्यों चाहते हैं या बहुत ज़्यादा मान गेन का हम क्यों चाहते हैं। तो इसके पीछे कारण स्टूडेंट्स ये है कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, उन ट्रांसड्यूसर्स के आउटपुट को जब हम देखते हैं तो वो आउटपुट जनरली मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट के ऑर्डर का होता है। मतलब अगर हम बात करना हम कहें उसको, तो वो 10⁻³ वोल्ट या 10⁻⁻6 वोल्ट के ऑर्डर का होता है। अगर किसी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट इतना कम है तो मुझे, और उस आउटपुट को मुझे प्रोसेस करना है, उसको समझना है, तो उसके लिए मुझे उसको एम्पलीफाई करना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मुझे इस 10⁻³ वोल्ट को एम्पलीफाई करना है और इसे मुझे वोल्ट की रेंज में लाना है, तो मुझे कम से कम 1000 गेन चाहिए। तो ये 1000 गेन अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से एक्सपेक्ट करते हैं, आइडियली हम चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से उच्च गेन या हाई गेन या इनफाइनाइट गेन आइडियली एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनपुट रेजिस्टेंस, जिसको हम RI से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। ये इनपुट रेजिस्टेंस भी हम चाहते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस मुझे इनफाइनाइट मिले। इसके बारे में मैं भी पिछली क्लासेस में बात कर चुका हूँ कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होना, अनंत होना, इनफाइनाइट होना या हाई होना क्यों डिजायर्ड है। क्योंकि अगर इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा तो कोई भी लो वोल्टेज सोर्स उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ड्राइव कर पाएगा। हम किसी भी कम वैल्यू के सिग्नल को भी अप्लाई कर पाएंगे और जब हम अप्लाई कर पाएंगे तभी हम उसको एम्पलीफाई कर पाएंगे। तो ये हुई हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट रेजिस्टेंस। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है आउटपुट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, RO, आउटपुट रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि ये शून्य, आइडियली हम शून्य चाहते हैं, लो चाहते हैं। शून्य या लो होने से ये एडवांटेज होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इंटरनली कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और ये मैक्सिमम डिवाइसेस को ड्राइव कर पाएगा, मैक्सिमम आउटपुट ये अपने को अगली स्टेज को दे पाएगा। इसके लिए आउटपुट रेजिस्टेंस हमेशा शून्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की और हम बात करते हैं।
पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी हमें आइडियली इनफाइनाइट चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, तो मैं आपको कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको फर्दर देखेंगे। कॉमन मोड ऑपरेशन ऑपएम्प का क्या होता है, जिस ऑपरेशन में दोनों इनपुट टर्मिनल्स, हमारा जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को हम कॉमन कर देते हैं, मतलब एक ही सिग्नल हम दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर जब अप्लाई करते हैं तो इसको हम कॉमन मोड ऑपरेशन कहते हैं। इस कंडीशन में जो इनपुट अप्लाई किया जा रहा है उस इनपुट को हम बोल रहे हैं कॉमन मोड सिग्नल, और आउटपुट जो हमें मिल रहा है इस आउटपुट को हम बोल रहे हैं कॉमन मोड आउटपुट। ये कॉमन मोड आउटपुट है और ये कॉमन मोड इनपुट सिग्नल है। अब आइडियली अगर हम बात करें या प्रैक्टिकली हम बात करें तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा A टाइम्स जो भी गेन इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है A टाइम्स VID। अब हम यहाँ पर A टाइम्स VID की अगर बात कर रहे हैं तो ये होगा V1 माइनस V2, और चूंकि V1 और V2 यहाँ पर हम देखें तो ये आपका V2 है, ये आपका V1 है, और दोनों की वैल्यू कॉमन मोड है, और इट मीन्स कि दोनों सिग्नल सेम है, और दोनों सिग्नल सेम है तो ये आपको डिफरेंस क्या मिलेगा यहाँ पर 0। तो आउटपुट वोल्टेज, कॉमन मोड का आउटपुट वोल्टेज देखा जाए तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 0 मिलना चाहिए, और अगर आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है तो मैं यहाँ पर एक नई क्वांटिटी कॉमन मोड गेन अगर डिफाइन करूँ ACM, तो कॉमन मोड गेन मुझे आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज अपॉन कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर करूँ VCM, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन VCM विच इज इक्वल टू 0। मतलब कॉमन मोड गेन मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और देखिए ये होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेज है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो स्टेज होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है, और यदि अगर वो डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है तो दोनों सिग्नल में जो भी कॉमन पार्ट होगा वो कॉमन पार्ट डिफरेंस जब हम करेंगे, अंतर जब हम लेंगे तब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें कभी भी कोई भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, और आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमारा गेन भी शून्य होगा, तो गेन हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन से भी आ रहा है और इसको हम आइडियल भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमें कुछ आउटपुट सिग्नल मिलेगा, तो ये अगर हम बात करेंगे, अगर हमें कुछ आउटपुट सिग्नल मिल रहा है तो प्रैक्टिकली मुझे हो सकता है कि ये 0 के बराबर ना मिले, ये 0 के बराबर ना मिले प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर एक टर्म जिसको हम CMRR बोल रहे हैं, अब हम डिफाइन कर सकते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसको हम बोल रहे हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बेसिकली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन मोड सिग्नल को आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिजेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या कितना रिजेक्ट कर पा रहा है, ये इसकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये चाहेंगे कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो या कॉमन मोड सिग्नल को ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, और पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे मतलब आइडियली हम ये चाहेंगे कि इसका मान इनफाइनाइट हो, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमने देखा जब कॉमन मोड सिग्नल की वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है तो प्रैक्टिकल CMRR भी इनफाइनाइट तो हमें नहीं मिलने वाला है। तो CMRR की डेफिनेशन होगी डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। तो कॉमन मोड गेन अगर हम आइडियल मैथमेटिकली अगर हम आइडियल CMRR को निकालने की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि CMRR विल बी डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन मतलब जब आपके इनपुट्स अलग अलग टर्मिनल्स पर अलग अलग इनपुट्स लगा रखे हैं आपने, जब उस वक्त आपको जो भी गेन मिल रहा है अपॉन कॉमन मोड गेन। आइडियल केस में हमें यहाँ पर देखिए 0 मिल रहा था,
तो ये क्या आएगा, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज गिव्स यू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो CMRR है, आइडियल CMRR, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। प्रैक्टिकली हमें इनफाइनाइट CMRR नहीं मिलता है, लेकिन आइडियली हम ये चाहते हैं। तो फिर से हम आ जाते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने अभी यही बात की है कि हमारा जो गेन है, गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, CMRR इनफाइनाइट होना चाहिए, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। अब हम अगली कैरेक्टरिस्टिक पर बढ़े, जो है स्लीव रेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि हमें इनफाइनाइट, आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। अब ये होता क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो स्लीव रेट इनपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज होने पर आउटपुट में कितना जल्दी चेंज हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। स्लीव रेट को अगर हम बेसिक वे में डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कितना इंस्टेंटेनियसली आउटपुट में चेंज मुझे मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसको मैथमेटिकली स्लीव रेट को डिफाइन किया जाता है DVO, आउटपुट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट। और इसको हम जनरली, ये मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम मुझे चेंज मिला, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज होने पर आउटपुट कितना फास्ट चेंज हो रहा है। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि अगर इनपुट में कोई भी चेंज हो रहा है तो मुझे तुरंत आउटपुट में चेंज मिले। तो जितना स्लीव रेट ज़्यादा, उतना ही फास्ट मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो स्लीव रेट हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हमें मिले। और एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर होता है कि इसको हम जनरली वोल्ट पर माइक्रोसेकंड यूनिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आप याद रखें। तो ये 5वीं कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है बैंडविड्थ। हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए। देखिए, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर सकता है। तो आइडियली हम क्या चाहेंगे, हम किसी भी डिवाइस से ही चाहेंगे कि उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो, पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो आइडियली हम चाहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो, इसका मतलब 0 टू इनफाइनाइट हर्ट्ज तक का किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर मैं इसके इनपुट पर दूं तो ये उसको एम्पलीफाई कर सके। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, लास्ट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो होती है जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0। दिस IP स्टैंड्स फॉर इनपुट। तो देखिए, इसको समझ लीजिए, हम ये चाहते हैं कि जब तक हम इनपुट ना लगाएं तब तक हमें आउटपुट ना मिले। ये एक कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन कई बार कई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें, क्योंकि देखिए आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत छोटे मान को रीड करके उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देने वाला है। अगर आपको बिना सिग्नल के मिली वोल्ट्स या वोल्ट, बहुत कम वोल्टेज में भी अगर आपको आउटपुट दे रहा है तो वो आपकी रीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको जब इनपुट 0 हो तब आउटपुट आपको 0 मिले। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देखिए समझिएगा इस चीज को। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ऑफसेट नल पिन्स, हमने पिन डायग्राम में देखा है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 आपके ऑफसेट नल, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफसेट नल पिन्स होती है। इन पर आप ऑफसेट वोल्टेज लगा करके उस आउटपुट वोल्टेज को 0 करेंगे, ताकि जब आपने कोई इनपुट वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखा है तब आपको आउटपुट में 0 वोल्ट मिले। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो हम इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि जो है कि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, अगर मैं इनको एक तरफ समराइज करूं तो गेन की हमने बात की, इनपुट रेजिस्टेंस की हमने बात की, बैंडविड्थ की हमने बात की, CMRR की हमने बात की, और स्लीव रेट की हमने बात की। ये जो 5 पैरामीटर्स है, इन पांचों पैरामीटर्स की वैल्यू हमें इनफाइनाइट चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस हमें 0 चाहिए और नो आउटपुट व्हेन इनपुट इज 0।
ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हमने डिस्कस की है। तो इन शॉर्ट अगर आप इनको याद रखना चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है, एक जीरो है और एक जीरो इनपुट पर जीरो आउटपुट वोल्टेज में मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि आप इनके सिग्निफिकेंस को भी समझा पाएं कि ये क्यों ऐसा होना चाहिए। जब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो ये आपके लिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में भी आपको हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आगे आने वाले लेक्चर्स में अब हम इसके एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हम एक एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, या कैसे हम इससे गेन प्राप्त करते हैं। थैंक यू।